हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दीपक भट्ट एक बार फिर आपके लिए ला रहा हूँ तीसरा लेक्चर, जो कि है हमारा कॉम्पिटिटिव जनरल स्टडीज़ का क्रैश कोर्स ऑन एसएससी एग्जामिनेशंस का जो तीसरा लेक्चर है वो मैं लेकर आ गया हूँ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। प्लीज़ ये जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि रीज़न बिहाइंड इज़ दैट मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक महापुरुष ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, तो सूरत जो है वो बदलनी चाहिए और सूरत बदलेगी इस देश की, क्योंकि क्या है, एजुकेशन बहुत महंगा है, लोग बहुत पैसे ले रहे हैं एजुकेशन के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। बट मेन मोटिव जो है हमारा वो ये होना चाहिए कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और सभी लोगों को मिले। ठीक है, और गरीब से गरीब बच्चे को मिले, क्योंकि क्या है, देखिए, एजुकेशन का दौर है और एजुकेशन ही यहाँ पे आसानी से नहीं मिल पा रही है, और ऊपर से कोरोना का और हंगामा खड़ा हो चुका है। कोरोना ने सारी कोशिशों को फेल कर दिया और सूरत पूरे देश की बदल दी है। तो इन तीन चीज़ों को कोरोना ने बदल दिया है और देश की इकोनॉमी वैसे भी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम हंगामा ना खड़ा करें, कोशिश करें और सूरत बदलें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पोस्ट वैदिक एरा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एपिक्स की। एपिक्स मतलब जितने भी पुराने जो लेख हैं, कहानियाँ हैं, जिसके माध्यम से मानव जीवन को अपलिफ्ट करने का जिम्मा लिया था लेखकों ने, जैसे कि हमारे वेद व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं। इन लोगों ने एपिक्स लिखे ताकि लोगों को उस समय के समाज की जानकारी तो दी जाए, साथ में एक आदर्श समाज की स्थापना की भी कोशिश की जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। एंशंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उसमें एपिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एपिक्स की हम बात करें, महाभारत जो है वो बहुत ही तगड़ा एपिक है। हमारे इतिहास का महाभारत हम सब ने देखी है, जो कि आती थी नेशनल चैनल पे। ठीक है, महाभारत लिखी किसने है? व्यास ने लिखी है, वेद व्यास ने, अल्सो कॉल्ड जय संहिता। इसको जय संहिता भी बोलते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार आता है। एंड सत सहस्त्र संहिता भी इसको कहते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, सत सहस्त्र संहिता इसे कहते हैं क्योंकि इसमें सत सहस्त्र, ठीक है, इसमें करीबन 1,00,000 वर्सेस हैं, इसीलिए सत सहस्त्र संहिता इसको संस्कृत में कहते हैं। ठीक है, और एंड आर ओल्डर देन रामायण, ये ओल्डर देन रामायण है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण ओल्डर है या महाभारत ओल्डर है। तो अकॉर्डिंग टू द रिटन, जब रिटन जो हमारे पास दस्तावेज हैं या रिटन जो हस्तलिपियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग महाभारत पुरानी है, पुराने समय पे लिखी गई है एज़ कम्पेयर टू रामायण, जो कि वाल्मीकि ने की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोस्ट वैदिक काल के महाजनपदों की। ठीक है, जो हमारा पोस्ट वैदिक काल है उसके जो महाजनपद है, देखिए हमने यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड स्टार्ट किया था, पोस्ट वैदिक पीरियड भी हमने स्टार्ट कर दिया था, लेटर वैदिक पीरियड, या उसको पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। तो वहाँ पे हमने महाजनपद हमारे पोस्ट वैदिक पीरियड में आ गए हैं। कौन कौन से महाजनपद थे? गंधार, ठीक है, जो कि बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अंगा, जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आते हैं जनपद, जिसमें आते हैं पटना, गया डिस्ट्रिक्ट और बिहार। ठीक है, इसकी राजधानियाँ अलग अलग चेंज हो रही हैं, क्योंकि मगध में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन रहा है, चेंज जल्दी जल्दी हुए हैं। जो राजा महाराजाओं का जो शासन काल था वो चेंज हुआ है काफ़ी। तो गिरिवराज राजगृह भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है। राजगृह बिंबिसार के टाइम रही है, काफ़ी क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार के टाइम पे कौन सी रही है, तो वो राजगृह रही है। और पाटलिपुत्र रही है उदयन के टाइम पे, वैशाली शिशुनाग के टाइम पे रही है, और पाटलिपुत्र फिर से आई अशोका के टाइम पे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोका ने कहाँ शिफ्ट की राजधानी अपनी, वैशाली से पाटलिपुत्र की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटी छोटी लाइंस लग रही हैं बट क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, काशी की हम बात करें, काशी जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, उसकी राजधानी वाराणसी थी। वज्जी जो है उसकी वैशाली राजधानी थी। मल्ला जो कि साउथ ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, उसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। चेदी जो है रिवर केन और बुंदेलखंड एरिया में है। ठीक है, सोतीवती नगर और शुक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी, इंडिया इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी जो थी चित्र और कंपिलिया, ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अवंती उसकी उज्जैन थी, ठीक है। कंबोज की जो राजधानी थी वो राजपुरा या हटाकाट थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आर्ट एंड कल्चर की तरफ हम बढ़ें तो जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म की हम बात करें। केम इनटू द एग्जिस्टेंस 600 BC में जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म एग्जिस्टेंस में आया था। द मेन कॉजेज बीइंग द रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द नॉर्थ। जी हाँ, हम बात करते हैं इसकी कि क्यों आखिर जैनिज्म और बुद्धिज़्म का उद्धार हुआ इस टाइम पे, क्यों ये राइज हुआ। उसका रीज़न ये था कि लोग बाग ब्राह्मणों के जो अत्याचार थे उससे काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो अपने आप को डोमिनेट कर चुके थे सोसाइटी में और अपनी चलाते थे। इवन राजाओं की भी उनके सामने नहीं चलती थी। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि नहीं भैया, ये एक अपनी अलग जाति बना रहे हैं और हम सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों का ध्यान जो ब्राह्मण भगवान की ओर खींचते थे, भगवान के नाम पर डराते थे, उसकी जगह पे अब जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म जो कि भगवान के नाम पे डराते नहीं थे बल्कि वो कहते थे भैया आस्तिक बनो, यहाँ पे भगवान एक ही होता है, भगवान आपके अंदर ही है, ये सब चीज़ें बताई जाती थी। तो लोग उस पर आस्था रखते थे ताकि एग्जिस्टेंस जो है ब्राह्मणों का कम हो जाए, ठीक है। तो इसका एक ये कारण था। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था ना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बढ़ रही थी, ठीक है। तो लोग बागों को एग्रीकल्चर के प्रति लोग बाग ये समझने लगे थे कि भाई भगवान बाहर में मतलब भगवान माफ़ कीजिएगा, भगवान जो है, भगवान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी अलग रखा जाए। द रीज़न बीइंग कि इंसान की ज़रूरतें पूरी होंगी तब, जैसी बात है हमको पता है कि कर्म ही पूजा है, अगर भगवान भी उसी की मदद करता है जो कर्म करता है। तो इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि भगवान भी तभी मदद करेगा जब इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इसलिए भगवान से थोड़े थोड़े आस्था कम होने लगी, जो कि ब्राह्मण गलत डायरेक्शन में ले जाते थे, वहाँ से लोग बाग खींचने लगे जैनिज़्म की ओर, बुद्धिज़्म की ओर। चलिए, मेरे मुँह से जो भाड़ में गया वाला शब्द था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं भावनाओं में खो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंडेड बाय ऋषभ देव। अच्छा, जैनिज़्म जो है वो ऋषभ देव ने फाउंड किया, ठीक है। इसका जो कि अयोध्या में बॉर्न हुए थे। हम जैनिज़्म की बात करेंगे। देर वर 24 तीर्थंकर्स थे, ग्रेट टीचर्स जो कि माने जाते जैनिज्म के, वो 24 थे। 23वें जो है वो पार्श्वनाथ थे और 24वें जो वर्धमान महावीर, जिनके नाम पे महावीर जयंती हम मनाते हैं, ठीक है, वो 24वें तीर्थंकर थे। तो क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे और वर्धमान महावीर कौन से तीर्थंकर थे। महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंडग्राम नियर वैशाली। महावीर जो थे वो पैदा हुए थे 540 BC में, क्वेश्चन आता है। और कहाँ हुए थे, कुंडग्राम में, ये भी क्वेश्चन आता है। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था और वो किस क्लान से बिलोंग करते थे, किस जाति से बिलोंग करते थे, वो जंत्रिका क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए, ये बात हमको पल्ले पड़ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी माताजी के बारे में जानें। माताजी जो थी इनके त्रिशाला थी, नाम था उनका। सिस्टर थी वो लिच्छवी चीफ चेतक की। शादी हुई यशोदा से, मैरिड टू यशोदा एंड हैड ए डॉटर नेम प्रियदर्शनी, ठीक है। जो इनके भाई थे जो चेतक थे, उनकी यशोदा शादी हुई थी, उनकी बेटी थी, इनका नाम प्रियदर्शनी था, जिसके हस्बैंड जमाली थे, बिकम हिज फर्स्ट डिसिबल। जो कि इनके हस्बैंड जो थे वो महावीर स्वामी जी के पहले भक्त अनुयायी बने। महावीर बिकम एन एसेटिक एट द एज ऑफ 30 की उम्र में वो नास्तिक बन गए थे, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया था घर बार और वो साधु संत मतलब महात्मा बन गए थे। उन्होंने कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति उनकी हुई थी आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बिक ग्राम में हुई थी। एट द 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। 72 साल की उम्र में यानी कि 30 साल बाद वो ईश्वर को प्यारे हो गए थे 468 BC में पावापुरी में। तो ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैवल्य। और कहाँ उनका जीवांत हुआ था, जीवन का अंत हुआ था, वो पावापुरी थी जगह। तो अब ये जो क्वेश्चन आता है जो कि खास तौर से यूपीएससी में पूछा जाता है कि व्हाट आर द 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो उसमें जो है वो है डो नॉट कमिट वायलेंस, आप वायलेंस अहिंसा का साथ दें, डो नॉट स्टील, चोरी न करें, आस्ते इसको बोलते हैं, डो नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, दूसरे की जो है प्रॉपर्टी को हत्याएं नहीं, अपरिग्रह, डो नॉट स्पीक लाई, झूठ ना बोलें, ऑब्जर्व कंटिनेंस और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये भी 5 ये डॉक्ट्रिन्स हैं, सिद्धांत हैं जैनिज्म के। 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म आर राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। जैनिज्म के 3 रत्न जो हैं वो है राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक जो होगा वो नहीं होगा त्रिरत्न, ठीक है। तो उसमें से आपको एक चुनना है जो त्रिरत्न नहीं है, और वो तभी आप कर पाएंगे जब 3 आपको याद होंगे जो हैं, ठीक है। थोड़ी सी बुलबुलैया है, काम हो जाएगा, गौर से सुनिएगा।
ठीक है। जैनिज्म सेज साल्वेशन इज पॉसिबल ओनली पॉसिबल बाय abandoning all positions, a long course of fasting, self mortification, स्टडी एंड मेडिटेशन। ठीक है। जैनिज्म कहता है कि साल्वेशन यानी ज्ञान की प्राप्ति तभी पॉसिबल है जब आप जितने आपकी जो प्रॉपर्टी है, सुख सुविधा है, उसको आप छोड़ दें। ठीक है। और लॉन्ग कोर्स ऑफ फास्टिंग आप करें, सेल्फ मोटिफिकेशन आत्मचिंतन करें, आप स्टडी करें और मेडिटेशन करें, तभी जाके आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी, जो महात्मा महावीर स्वामी को हुई थी। जैनिज्म रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैन ने ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है, बट लोअर देन जीना। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है उससे नीचे है भगवान, ज्ञान की प्राप्ति परम है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। इट डिडेंट कंडेम्ड वर्ण सिस्टम लाइक अनलाइक बुद्धिज्म। ठीक है। इन्होंने वर्ण सिस्टम जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाया गया था उसको नकारा नहीं, उसका मतलब क्रिटिसिज्म नहीं किया। ठीक है। उन्होंने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की और इसकी अवहेलना भी नहीं की, पर बुद्धिज्म ने ये चीज़ की थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस धर्म ने जो है वर्ण सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा पर कटाक्ष किया था, तो वो है बुद्धिज्म ने कटाक्ष किया था और जैनिज्म ने कटाक्ष नहीं किया था, यानी कि उसकी बेइज्जती नहीं की थी वर्ण सिस्टम की। चलिए, जैनिज्म कुड नॉट डीलिंग क्लियरली फ्रॉम ब्राह्मणिकल रिलीजन। ठीक है। हैंस फेल टू अट्रैक्ट मासेस। ठीक है। जैनिज्म ने कभी भी अपने जो धर्म को ब्राह्मणिकल रिलीजन से मतलब जो हिंदू धर्म से या ब्राह्मणिकल रिलीजन से कभी काटा नहीं, हटाया नहीं, छोड़ा, मतलब अपने आप को दूर नहीं किया, उसी से लिंक बनाए रखा। इसीलिए मासेस को अट्रैक्ट करने में वो असफल रहे। लोग वैसे ही ब्राह्मणों से परेशान थे, ऊपर से ये भी उनसे लिंक तोड़ने को तैयार नहीं थे। दैट इज़ वाई इट कॉज अ लॉट फॉर द जैनिज्म to the Jainism. That is why it could not attract masses. All right. Jain monastic establishments were called Basadies. ठीक है। जैन मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स को हम बसाडीज कहलाते थे। ठीक है। जो इनके जो मठ थे उनको बसाडीज कहते थे। जैनिज्म वॉज पैटर्नाइज्ड बाय खारवेला। ठीक है। जैनिज्म को पैटर्नाइज किया था खारवेला किंग ने। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द किंग ऑफ कलिंगा खारवेला थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया, बिकेम द डिसिपल ऑफ भद्रबाहु एंड स्प्रेड जैनिज्म दिस। चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैनिज्म को एक्वायर किया था और स्प्रेड किया था जैनिज्म को साउथ में। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, लाइफ में मैं आपको एक लाइफ का लेसन भी दे देता हूँ। मैंने तो अब तक की चीज़ देखी है। लाइफ में क्या होता है कि लोग बाग बड़े बड़े लोग सक्सेस पाके, जैसे जो कोई बंदा IAS बन गया, PCS बन गया, SSC CGL में इंस्पेक्टर बन गया, इसको बनने के बाद जो है ये सोचते हैं कि यार लाइफ में सब कुछ मिल गया, लास्ट में कुछ पाया नहीं, तो देन दे गो फॉर टुवर्ड्स दी वट, वो चले जाते हैं ये सब जो धर्म के दरवाजे पे, या फिर जो है कहेंगे ऐसा रास्ता खोजते हैं जहाँ मानसिक शांति मिले। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लगते हैं वो लोग। तो बेटर ये रहेगा कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी से जाएं, तो हमारा दिमाग भी शांत रहेगा और हम एक बेहतर इंसान बन सकेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे इनफैक्ट। ठीक है। तो ये एक लाइफ का लेसन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनिज्म पैटर्नाइज किया था खारवेला किंग ने। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में जीवन में अपने भद्रबाहु का अनुयायी बना और जैनिज्म को भी उसने साउथ में फैलाया। ठीक है। आगे हम बात करेंगे। जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स। जैनिज्म 2 भागों में विभाजित हुआ आफ्टर वल्लभी काउंसिल, नेमली श्वेतांबर जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और अंडर स्थूल भद्रा। ठीक है। दिगंबर दूसरा पार्ट था जो कि नंगे रहते थे, अंडर भद्रबाहु। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर स्थूल भद्रा ने बनाया था और भद्रबाहु ने ये सेक्ट बनाया जो कि दिगंबर कहलाता था, जो कि नेकेड रहते थे। जैना टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैना टेक्स्ट किस भाषा में लिखे गए थे? देन द आंसर विल बी दैट दे वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। ऑल राइट। If you will talk about the councils of Jainism, first council was occurred in at Patliputra and Listulbhadra. ठीक है। Second council was at Vallabhi, 5th century under Chamsramana. Vallabhi, 12 Angas, 12 Upangas. That is not very important, but the thing is that which is important is first council was conducted at Patliputra and second at Vallabhi. That is which is very much important. Well, if we will move forward, we will go into the Buddhism. फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, आल्सो एज सिद्धार्थ एंड शाक्य मुनि तथागत। ठीक है। बुद्धिज़्म की हम बात करें, गौतम बुद्ध ने इसको फाउंड किया था।
जिनका नाम सिद्धार्थ था। मज़े की बात यह है कि देखिए वहाँ पे हमने पीछे देखा था जैनिज़्म में जैन महावीर स्वामी के जो पिताजी थे वो उनका नाम था सिद्धार्थ, और शाक्य मुनि भी इनको कहते थे और तथागत भी कहते थे यहाँ पे बुद्धिज़्म को, बुद्ध को। ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये हुए आपके 563 BC में, लुम्बिनी में ये पैदा हुए नेपाल। और शाक्य क्षत्रिय क्लान में ये जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य रूलर थे। माता का नाम महामाया था जो कि कौशल डायनेस्टी में थी, जो कि जिनकी मृत्यु पहले हो गई। बॉट अप बाय द स्टेप मदर गौतमी, स्टेप मदर इनकी गौतमी थी जिन्होंने इनको पाला है। ठीक है। मैरिड टू यशोधरा एंड हैड ए सन राहुल, इन्होंने यशोधरा से शादी की और उनका एक बेटा था जिनका नाम राहुल था। तो बुद्धिज़्म जो त्रिरत्न है वो कौन से हैं? बुद्धा ही, ठीक है, जो 3 पिलर हैं, बुद्धा खुद हैं जो कि इसके फाउंडर हैं, धम्मा उनकी जो टीचिंग्स हैं, संघा जो है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है। संघ जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बुद्धिस्ट मॉन्क जितने भी बुद्ध के जो अनुयायी हैं या बुद्ध साधु हैं और उनके जो नन्स हैं वो संघ के अंडर आते हैं। तो 3 इनके पिलर हैं, BDS, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्धिज्म वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द मेन सेक्ट्स नेमली हीनयान एंड महायान। ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर जिस तरह से सेक्ट थे जैनिज्म के, उसी तरह से हीनयान और महायान, HM या MH करके याद कर लीजिए, ये दोनों सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के। ठीक है। नेक्स्ट इफ वी विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ। ऑल राइट, हम लोग फेजेस देखेंगे बुद्धा के लाइफ की। तो फेजेस की हम बात करें तो सबसे पहले बर्थ का जो फेज़ है उसका सिंबल है लोटस एंड बुल। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, रिनंसिएशन, जहाँ पे कैवल्य बोलते थे जैनिज्म में, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण जहाँ त्याग होता है, जहाँ पे त्यागा जाता है, जहाँ उन्होंने ज़िंदगी की सुख सुविधाओं को त्यागा। ठीक है, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसका साइन है हॉर्स। निर्वाण यानी कि एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति, जिसको कैवल्य भी बोलते हैं जैनिज्म में, वो बोधि ट्री उसका सिंबल है। धर्मचक्र परिवर्तन, जहाँ पे पहला अपना उपदेश दिया था उन्होंने, वो व्हील है जो घूमता रहता है, चक्र। ठीक है, वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। महापरिनिर्वाण, जब डेथ हुई थी महात्मा बुद्ध की, तो उसका जो सिंबल है वो स्तूप है। ठीक है। धम्मा की बात करें, धम्मा जो था उनकी टीचिंग्स कहलाती थी द 4 ग्रेट ट्रूथ्स की। जो 4 ग्रेट ट्रूथ्स हैं, जैसे वहाँ पे 5 थे, कंटिनेंस हो गया, झूठ नहीं बोलना, ये सब, किसी प्रॉपर्टी नहीं छीनना, वैसे यहाँ पे धम्मा के जो टीचिंग्स हैं वो क्या है, तो 4 ग्रेट ट्रूथ्स। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सरो, भैया दुनिया में जो है ना दुख ही दुख है, ये सच्ची बात है। ठीक है। एंड माइजरी है, द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी डिज़ायर, ये बात जो समझ गया उसने ज़िंदगी जीत ली। दुखों का सारा कारण डिज़ायर है। आपको अगर इच्छा है कि मेरे को एग्ज़ाम पास करना है तो आपको थोड़ा दुख तो होगा, जाहिर सी बात, टेंशन होगी। अगर आपको ये दुख है कि नहीं यार मेरे को ज़िंदगी में खूब पैसा कमाना है, देन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर लाइफ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो वहाँ पर भी पेन है। ठीक है। तो और पेन का कारण है इच्छा है, आपको बड़ी कार खरीदनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, वहाँ पे भी मेहनत करने में पेन होता है। दैट इज डिज़ायर इज द कॉज ऑफ ऑल सोरो। ऑल राइट, इस द लाइफ का लेसन है ये, इस पर कोई संदेह नहीं है। पेन एंड माइजरी कैन बी एंडेड, यहाँ पेन और माइजरी कम हो सकती है बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिज़ायर। आप डिज़ायर कंट्रोल करिए, लाइफ में टारगेट्स को लिमिटेड करिए, उतना ही कमाने की कोशिश करिए जितना आप हाथ पसार सकते हैं, उतनी आप मेहनत करिए जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। आपके दुख कम हो जाएंगे। डिज़ायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। डिज़ायर और इच्छाएं कैसे कम होंगी भैया? इच्छाएं तो ज़िंदगी में सब कुछ करवाती हैं, वो कैसे कम होंगी? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपके थॉट्स अच्छे हों, आपके एक्शंस अच्छे हों, आपकी जिंदगी जीविका अच्छी हो, आपके एफर्ट्स अच्छे हों, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही हो, आपकी स्पीच सही हो, आप बोलें सही, आपका माइंड ठीक ठिकाने हो, आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता सही हो, तो आपको ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे। इसी के साथ, इसी अच्छे विचारों के साथ, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। प्लीज़ शेयर करते रहिए वीडियो, गरीब बच्चों तक पहुँचे ये वीडियो, नीडी लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि यूट्यूब पे ये अच्छे से डिस्प्ले हो पाए, ऊपर डिस्प्ले हो पाए और लोगों को आसानी से पहुंच पाए। एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो ई गुरुकुल स्कूल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।